क्या एक ब्लॉक है जो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, इसका मास कितना है m है। अब क्योंकि हमने इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ तो जाहिर सी बात है कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी। एक तो वेट mg इसका नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन आने वाला है, नॉर्मल रिएक्शन इसको बैलेंस करने के लिए आने वाली है। उसके बाद अगर हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं तब आएगी कौन, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक चीज और आ जाएगी, कौन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगी। तो अगर ये मेरे पास फोर्स अप्लाइड फोर्स है, मैं इस तरफ फोर्स अप्लाई करता हूं तो फ्रिक्शन कहां लगनी है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मैं इस ब्लॉक को इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लगेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। और ये सपोज करते हैं कि अभी ये ब्लॉक जस्ट मूव करने ही वाला है, तो कौन सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगनी है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगने वाली है। ठीक है, तो अब ये मेरी अप्लाइड फोर्स, ये क्या चीज आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या चीज है, नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है, उसको मैंने ये इस एरो से यहां पे डेजिग्नेट किया हुआ है। नाम रख देते चलो उसका, इसको हम यहां रखो, इसको और लिख दीजिए, इसको ए लिख दो, इसको तुम लोग बी लिख दो, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ लिख दो। और अगर मैं इसको यहाँ पे कवर कर दूं, पूरा कंप्लीट कर दूं उसको फिगर को, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इसको सी लिख दो। तो देखो यहाँ पे, तो आप देख रहे हो ओ सी जो है ना, ओ सी ये क्या चीज है, ओ सी इज अ रिजल्टेंट, इसका नाम क्या है बस ये तुमने याद रखना है। व्हाट इज ओ सी, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट है ये, नॉर्मल रिएक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज ओ सी, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड द लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज अ एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्योंकि इस बार इसमें दो बार नॉर्मल रिएक्शन आता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, इसीलिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं इसमें, लेकिन आपको बस डायग्राम देखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इट इज द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच में एंगल है, इट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड व्हाट इज दिस ओसी, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में, बस सिंपल, इसको तुमने डायग्राम को देखना और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है, फिर तुम्हें बिल्कुल सिंपल सा लगने वाला है। ठीक है, इसको लिख देते हैं, आप लिखो, लेट अस कंसीडर क्या क्या कंसीडर किया मैंने, लेट अस कंसीडर देयर इज ए ब्लॉक, है ना, ऑफ मास m प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेट अस कंसीडर देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m placed on a horizontal surface, ठीक है जी। तो एक ब्लॉक है जिसका मास m है, वो कहां पे रखा हुआ है, हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। उसके बाद जाहिर सी बात है दो चीजें तो उस पर एक्ट करेंगी, है ना। एक एक्ट करेगा वेट mg, नाउ द वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। कैसे एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सही है। उसके बाद नॉर्मल डायरेक्शन कैसे एक्ट कर रही है, अपवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक्ट करने वाली है ना ये, तो लिखेंगे नॉर्मल डायरेक्शन आर एक्ट vertically upward perpendicular to the plane। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है perpendicular to the plane बोलना, क्योंकि आगे जाके पता चलेगा आपको कि ये इतनी सी लाइन क्यों इंपॉर्टेंट थी। फिलहाल तो यहाँ पे क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ लग रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन अंडरस्टूड है कि यार इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही लग रही है ये, लेकिन जब इंक्लाइंड प्लेन आएंगे तब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना नॉर्मल डायरेक्शन आर कैसे एक्ट कर रही है, अपवर्ड ऊपर की तरफ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये जो प्लेन होता है ना इसके परपेंडिकुलर एक्ट करना है इसने, नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक है जी। उसके बाद अब हमने क्या किया, हमने कहा चलो जी इस पे एक फोर्स लगाते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो तभी आएगी ना जब हम फोर्स लगाएंगे, जब ये बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर मूव करती है या फिर कर रही है या फिर करने लगती है, तभी तो आती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसीलिए हम यहां पर क्या करने वाले हैं, एक फोर्स अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, लेट करते हैं P बी द अप्लाइड फोर्स, लेट P बी द अप्लाइड फोर्स। ये देखो P जो है ना वो अप्लाइड फोर्स है, धक्का लग रहा है इसको,
हम यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं इसको, P इज अप्लाइड फोर्स इन दिस डायरेक्शन नाउ। और ये सपोज करते हैं कि बस बॉडी मूव करने ही वाली है, लेट द बॉडी, लेट एक बार लिखा है इसके साथ लिख देते हैं, लेट द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड, द बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड। कि चलो मानते हैं कि यार बॉडी बस अब स्लाइड करने ही वाली है, तब इस पे क्या एक्ट करने वाली है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। तो हम कहेंगे लेट एफ एल बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। एफ एल क्या चीज आ गई, ये आ गया आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या आ गई, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है ना। यहां तक समझ आ गया यार, जो यहां डायग्राम में था ना उसी को यहां पे लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने, सही है ना। हमारे पास एक ब्लॉक एम है, ठीक, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, उसका वेट mg है, तो वो वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। उसके बाद हमने इसको धक्का लगाया इस तरफ, है ना, वो जो धक्का है उसका नाम क्या रखा हमने, P, लेट P बी द अप्लाइड फोर्स। अगर मैं ब्लॉक को यहां इस तरफ मूव करने की कोशिश में कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन कहां लग रही होगी, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, है ना। तो लेट एफ एल बी द, और हम ये भी सपोज कर रहे हैं कि यार बस ये जो हम ब्लॉक मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, अब ये बस मूव करने ही वाला है, इट मींस व्हाट काइंड ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन यहां पे लग रही होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहां पे जो फ्रिक्शन लगने वाली है वो कौन सी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाली है, और डायरेक्शन क्या है उसकी, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। वही मैंने यहां पर सब कुछ लिख दिया। अब आती है हमारी बात कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो एंगल मैंने लिखा अल्फा, ये जो एंगल है ना अल्फा, दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और ये मैंने किसके किसके बीच में ड्रा किया है, बस आपको ये देखना है किसके बीच में ड्रा किया है। एक तो नॉर्मल रिएक्शन, दूसरा व्हाट इज ओसी, व्हाट इज ओसी, इट इज अ, इसका नाम क्या है यार, इट इज अ रिजल्टेंट, किसका रिजल्टेंट है, देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और, है ना, व्हाट इज रिजल्ट, है क्या रिजल्टेंट, उसका नाम क्या है, किसके किसका रिजल्टेंट है, इट इज अ रिजल्टेंट बिटवीन, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड force of friction. Then what is the angle of friction, it is an angle between normal reaction and resultant of force of friction and normal reaction. समझ आया, क्लियर हुआ। तो now according to definition, क्या कहती है डेफिनेशन बताओ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, लिख सकते हो आप यहां पे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, बताओ किसके किसके बीच में, हाँ नॉर्मल रिएक्शन, हाँ नॉर्मल रिएक्शन एंड, हाँ रिजल्टेंट ऑफ, किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको आपने अच्छे से ध्यान से समझा नहीं ना हो, है ना, कि डायग्राम से, तो ये है सिंपल सी एक ही लाइन है, लेकिन विश्वास करो ये भी याद नहीं होती बच्चों को, क्योंकि इसमें बताया ना आपको दो बार नॉर्मल रिएक्शन आता है, तो बच्चा कंफ्यूज कि एंगल किसके बीच में है। तो बस आपको बस ये ध्यान रखना है, डायग्राम, उस डायग्राम को बस देखना है और उसको बोलना सीखना है। इट इज एंगल बिटवीन नॉर्मल रिएक्शन एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, उसके बीच का एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, अब इस डायग्राम से अगर हमको लिखना पड़े, निकालना पड़े, ये लिख दिया ना, लिख दिया, मिटा दो उसको, यहां से मिटा देता हूं, जगह बच जाएगी बड़ी, ठीक। तो देखो देखो यहां पर क्या चीज है, हेयर व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, हाँ नॉर्मल रिएक्शन जो है कि आर जो है वो किसके बराबर है, ओ बी, है ना। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो भी है वो, लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख देते हैं इसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या नाम है इसका, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। लिमिटिंग फ्रिक्शन अकॉर्डिंग टू हमारी डायग्राम जो है, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एल किसके बराबर है वो, ओ ए। रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट ऑफ किसका किसका, नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है जी। बताओ कि वो किसके बराबर है, ओ सी, ठीक। अगर मैं यहां पे tan अल्फा निकालने की कोशिश करूं तो tan अल्फा किसके बराबर होगा, बताओ tan अल्फा किसके बराबर होगा, देखो ना ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रही क्या, ओ, चलो लिख देते हैं यहां पे, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ बी सी,
ओ बी सी कैटेगरी। इसका बेस कौन है? ओ बी, है ना। तो बताओ tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज बी सी? बी सी की वैल्यू वही है जो एफ एल है ना। एंड व्हाट इज ओ बी? इट इज आर, इट इज आर, है ना। एफ एल इसके फुट में होता है ये। अब आपको एक लॉ पढ़ाया गया था, है ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में आपको एक लॉ पढ़ाया गया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो लॉ था, याद है? वहां पे एफ एल अपॉन आर आया था। एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, याद है? देखो यहाँ वहां पे बताया था ना मैंने क्या, एफ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, देन एफ एल इज इक्वल टू म्यू एल आर, ठीक है। तो फिर म्यू एल की वैल्यू किसके बराबर थी? एफ एल बाई आर, है ना। म्यू एल की वैल्यू किसके बराबर थी? एफ एल बाई आर नहीं था क्या? इसका मतलब ये मैं ऐसे ले सकता हूं, इट इज इक्वल टू म्यू एल। इट मीन्स कि tan अल्फा किसके बराबर आया? इट इज म्यू एल, है ना। इसको इन वर्ड्स में भी लिख सकते हो आप। द टेंजेंट ऑफ व्हाट इज दिस अल्फा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू लिखा ना आगे, इज इक्वल टू व्हाट इज दिस म्यू एल? कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन यार। तो इसको इन वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि इस पूरे क्वेश्चन से हमें एक और कंक्लूजन देखने को मिलता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन तो देखी, लेकिन एक चीज और देखने को मिल गई कि द टेंजेंट, अगर हम टेंजेंट लेंगे किसका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का, तो वो किसके बराबर आएगा? म्यू एल, कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने का कोई तो तरीका हो हमारे पास, ठीक है। यहाँ निकला था ना, लॉ ऑफ फ्रिक्शन में आया था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइंड कैसे करें इसको? फाइंड करने का तरीका हमारे पास है ना। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको बस इन वर्ड्स आपको बोलना आना चाहिए। व्हाट इज दिस tan? इट इज टेंजेंट। व्हाट इज अल्फा? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट इज दिस? इक्वल टू। व्हाट इज दिस? म्यू, कोफिशिएंट। व्हाट इज दिस? एल, लिमिटिंग फ्रिक्शन। द टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। लिख सकते हो ना इसको? लिखो।